जिंदा व्यक्ति को आपकी सरकार, आपके अधिकारी मृत घोषित कर देते हैं। वो बेचारा लाइव होकर के बोलता हूं, मैं बोल रहा है कि मैं जीवित हूं भाई, मुझे सहारा योजना का लाभ दीजिए, और पता चलता है कि एम्बुलेंस का टायर ही नहीं है, पता चलता है कि एम्बुलेंस के अंदर तेल नहीं है। यह है हमारी व्यवस्था परिवर्तन। जिन कंपनियों की दवाइयों के सैंपल फेल हुए, क्या उनके ऊपर सरकार की ओर से कोई कार्रवाई की गई? क्या कारण है, कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस बात को भी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। जितने भी सीएचओ रखे गए हैं, वो सीएचओ एनआरएचएम के तहत केंद्र सरकार के माध्यम से रखे गए हैं। उनकी सैलरी जो है केंद्र सरकार के माध्यम से दी जाती है। वित्त आयोग के तहत आपको 521 करोड़ की राशि दी गई। जो हमारे पास जानकारी है, उस राशि में से आधा पैसा भी सरकार की ओर से अभी तक खर्च नहीं किया गया। ये माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं। 10% दवाइयां भी जो है आपके हॉस्पिटल में आज की डेट में उन गरीब लोगों को नहीं मिल पा रही है। लेकिन जब से यह व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार बनी है, आज हिमकेयर योजना के तहत जो है गरीब लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। कि जितने भी लोग हिमकेयर योजना का कार्ड लेकर के जाएंगे, उनके इलाज फ्री होंगे। इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी जरूर अपनी बात यहां पे रखें। हेल्थ विभाग हर परिवार से जुड़ा हुआ, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ एक ऐसा विभाग है, जिस विभाग को लेकर के मुझे लगता है कि हर जनमानस को इस विभाग की आवश्यकता रहती है। और जिस तरह से मैं देख रहा था कि माननीय सदस्यों की ओर से हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो 4 साल में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के काफी बड़ी बड़ी बातें यहां पे की जा रही थी, और साथ में केंद्र सरकार को लेकर के भी देश के प्रधानमंत्री जी को लेकर के यहां पे जिक्र हुआ, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी को लेकर के यहां से जिक्र हुआ। और अक्सर जब भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें इस बात को अक्सर कहा जाता है कि केंद्र सरकार की ओर से कोई भी मदद नहीं की जाती। लेकिन सभापति महोदय, मैं इस हाउस के माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के द्वारा 15वें वित्त आयोग में 521 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश सरकार को हेल्थ विभाग को खर्च करने के लिए दी गई। अब एक तरफ तो आप कहते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से हमें सहयोग नहीं मिल रहा है, और दूसरा मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 15वें आयोग में के तहत आपको, वित्त आयोग के तहत आपको 521 करोड़ की राशि दी गई, जो हमारे पास जानकारी है, उस राशि में से आधा पैसा भी सरकार की ओर से अभी तक खर्च नहीं किया गया। ये माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यहां पर कुछ साथी कह रहे थे कि हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन बंद हो गए थे, उनको चलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएचओ की भर्ती करवा दी। लेकिन मैं इस हाउस के माध्यम से कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी सीएचओ रखे गए हैं, वो सीएचओ एनआरएचएम के तहत केंद्र सरकार के माध्यम से रखे गए हैं। उनकी सैलरी जो है केंद्र सरकार के माध्यम से दी जाती है। ये भी मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं। और इसके साथ साथ माननीय सभापति महोदय, मैं निश्चित तौर पर माननीय मंत्री जी से इस बात को पूछना चाहता हूं कि कितनी बार कंप्लेंट्स की गई, दवाइयों को लेकर के कंप्लेंट हुई, अनेकों बार अनेकों दवाइयों के सैंपल फेल हुए। ये जानकारी तो मिली कि फलान जगह छापा मारा गया, वहां पर दवाइयों के इतने सैंपल फेल किए गए। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं, जिन कंपनियों की दवाइयों के सैंपल फेल हुए,
क्या उनके ऊपर सरकार की ओर से कोई कार्रवाई की गई? क्या कारण है कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस बात को भी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, यहां पर कहा गया कि हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोले जाएंगे। और अभी मैं बाली जी को सुन रहा था, जानू जी को। अच्छी बात है, रघुवीर सिंह बाली जी अपनी बात यहां पर कर रहे थे, टांडा मेडिकल कॉलेज को लेकर के बात कर रहे थे। लेकिन आपने क्या कि टांडा मेडिकल कॉलेज की बात की थी? आपने कहा था हिमाचल प्रदेश के 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में ये आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोले जाएंगे। माननीय मंत्री, खुल गए क्या? फट्टा लगाने से, उस बिल्डिंग में फट्टा लगाने से वो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हो गए? मैं जानना चाहता हूं, आपके कितने ऐसे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हैं जिसमें आपने तय किया कि 6 डॉक्टर, 6 स्पेशलिस्ट उस आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में आप देंगे? कितने ऐसे आपके आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है जहां पर 6 के 6 डॉक्टर है? वो जानकारी हमें दी जाए। ऐसे कितने आपके आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है? आपने कहा था कि 134 से लेकर के 350 प्रकार के टेस्ट आपके उस आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में फ्री करवाए जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कितने ऐसे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है। यहां पर यह भी कहा गया था कि उन आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के अंदर अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। कितने हैं? सीटी स्कैन की यहां पर बात की गई, एमआरआई को लेकर के बात की गई। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि नाचन विधानसभा क्षेत्र का हमारा सिविल हॉस्पिटल गोहर, जिसके ऊपर फट्टा लगा दिया गया है, लेकिन ये कोई भी सुविधाएं वहां पर अभी तक शुरू नहीं की गई है। ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आपको भी लोगों के फोन आते होंगे जब कोई एक्सीडेंट होता है, जब कोई बीमार होता है और लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पाती, वो चुने हुए प्रतिनिधियों को फोन करते हैं, विधायक को फोन करते हैं, प्रधान को फोन करते हैं, और पता चलता है कि एम्बुलेंस का टायर ही नहीं है। पता चलता है कि एम्बुलेंस के अंदर तेल नहीं है। यह है हमारी व्यवस्था परिवर्तन। कैसे हम लोगों को, गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दे पाएंगे? इस बात को लेकर के हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि जितनी भी हमारी पुरानी एम्बुलेंस है, एक तो उनको तुरंत बंद करके उनकी जगह नई एम्बुलेंस लाई जाए, ताकि लोगों को बेहतर एम्बुलेंस की सुविधा मिल सके। और ये कई जगह टायर और कई जगह जो तेल को लेकर के बात आती है कि एम्बुलेंस में तेल नहीं है, इस चीज को लेकर के भी हमें सोचने की आवश्यकता है। और इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, यहां पर रोबोटिक सर्जरी को लेकर के बात की गई। अच्छी बात है, आईजीएमसी में शुरू हो गया, नेर चौक में भी शुरू कर दिया। यहां पर रघुवीर सिंह बाली जी ने कहा कि टांडा मेडिकल कॉलेज में भी शुरू कर दिया। क्या रोबोटिक सर्जरी से सब चीजें ठीक होने वाली है? आज हमें अगर सोचने की आवश्यकता है, हमें सोचने की आवश्यकता है कि जितने हमारे सिविल हॉस्पिटल है, जितनी हमारी सीएचसी है, जितनी हमारी पीएचसी है, जितने हमारे हेल्थ सब सेंटर है, क्या उन सभी संस्थानों के अंदर जो दवाइयां सरकार की ओर से जो फ्री दी जाती थी, क्या वो दवाइयां मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं, आपके सिविल हॉस्पिटल के अंदर और सीएचसी के अंदर 482 प्रकार की दवाइयां फ्री दी जाती है। आप पता करें उन हॉस्पिटल के अंदर, मैं समझता हूं कि मुझे लगता है कि 10% दवाइयां भी जो है आपके हॉस्पिटल में आज की डेट में उन गरीब लोगों को नहीं मिल पा रही है। हमारी पीएचसी के अंदर 167 प्रकार की दवाइयां सरकार की ओर से फ्री दी जाती है, लेकिन आप पता करें
कि उन पीएससी के अंदर वो दवाइयां आज की डेट में लोगों को, गरीब लोगों को उपलब्ध नहीं हो रही है, उसको लेकर के हमें सोचने की आवश्यकता है। हमारे सब सेंटर के अंदर 91 प्रकार की ऐसी दवाइयां हैं जो फ्री दी जाती है, लेकिन आज वो दवाइयां उन सब सेंटर में उपलब्ध नहीं है। उन चीजों को लेकर के सरकार को सोचने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, यहां पर बात की गई हिमकेयर योजना को लेकर के। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं, हमारी सरकार के समय जब यह हिमकेयर योजना शुरू की गई तो लगभग 4,70,000 लोगों को इस योजना के माध्यम से लाभ दिया गया। और मुझे ध्यान में है कि प्राइवेट हॉस्पिटल को भी अपैनलमेंट में लिया गया था, वहां पर भी लोग अपना इलाज कराते थे, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में बहुत रश होता था। किसका इमरजेंसी केस होता था, स्वाभाविक है उसका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाते थे। लेकिन जब से यह व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार बनी है, आज हिमकेयर योजना के तहत जो है गरीब लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, आप कार्रवाई करें, हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस योजना को बंद नहीं किया जाना चाहिए। इसका लाभ उन गरीब और पात्र लोगों को लगातार मिलता रहना चाहिए, ये मेरा सरकार से निवेदन रहेगा। और इसके साथ साथ यहां पर सहारा योजना को लेकर के भी बात की जा रही थी। माननीय सभापति महोदय, 22,000 लोगों को हमारी सरकार के समय इस सहारा योजना के तहत लाभ मिलता था। लेकिन आज क्या स्थिति है, जिंदा व्यक्ति को आपकी सरकार, आपके अधिकारी मृत घोषित कर देते हैं। वो बेचारा लाइव होकर के बोलता हूं, मैं बोल रहा है कि मैं जीवित हूं भाई, मुझे सहारा योजना का लाभ दीजिए। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि जो जितने भी पात्र लोग हैं, जो बेड रिडन हैं, जो बार बार आपके पास एप्लीकेशन दे चुके हैं, उन सभी पात्र लोगों को सहारा योजना के तहत लाभ दिया जाना चाहिए। ये मेरा माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन रहेगा। माननीय सभापति महोदय, विनोद जी, माननीय सभापति महोदय, एक मिनट रहेगा कि जो मुख्यमंत्री जी की जो भी स्टेटमेंट आई है उसको भी आप एक्सप्लेन करवा दें सर। इसको एग्जामिन कर लेंगे जी जी जी, पर जल्दी वाइंड अप कर लीजिए। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हिमकेयर योजना के तहत हिमकेयर योजना को बंद नहीं किया गया है, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको कहना चाहता हूं कि आप कम से कम हॉस्पिटल के अंदर अपने किसी आदमी को भेजें। आज भी लगभग 90% ऐसे लोग हैं जिनके हिमकेयर योजना के तहत इलाज नहीं हो रहे हैं। आपके डॉक्टर मना कर रहे हैं कि पिछली जो पेमेंट हमने देनी है वो हम दे नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण से हम पिछला भुगतान नहीं कर पाए, जिसके कारण से हम अगले ऑपरेशन या अगला इलाज जो है हिमकेयर योजना के तहत नहीं करवा सकते। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जब आप रिप्लाई दें, आप निश्चित तौर पर इस बात को लेकर के आप इस हाउस को और इस प्रदेश की जनता को आप विश्वास दें कि जितने भी लोग हिमकेयर योजना का कार्ड लेकर के जाएंगे उनके इलाज फ्री होंगे। इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी जरूर अपनी बात यहां पर रखें। और माननीय सभापति महोदय, मैं नाचन विधानसभा क्षेत्र की कुछ बातों को लेकर के भी आपसे बात करना, माननीय मंत्री महोदय से बात करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरे नाचन विधानसभा क्षेत्र की मैं जहां तक बात करूं तो माननीय मंत्री जी, नाचन विधानसभा क्षेत्र में हमारी पीएससी कनैड है। पीएससी कनैड में डॉक्टर है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर 6 दिन में से 2 से 3 दिन ही कनैड में होता है, बाकी 3 से 4 दिन का उसका डेपुटेशन करवाया जाता है। मेरा निवेदन रहेगा कि आप आज ही सीएमओ को ऑर्डर करें
कि उसको परमानेंट वहीं पे रहने दिया जाए, यह मेरा आपसे निवेदन रहेगा। उसके साथ साथ माननीय सभापति महोदय, हमारा धनोटू ब्लॉक है सर, विकासखंड धनोटू में लगभग हमारी 32 पंचायतें हैं और इन 32 पंचायतों में लगभग 80,000 से ऊपर इसकी पॉपुलेशन है सर। और हमारी सरकार के समय जो पीएससी चौक थी उसको सीएससी किया गया था। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि पूरा विकासखंड जिसमें 32 पंचायतें और 32 पंचायतों में 80,000 से अधिक जिसकी पॉपुलेशन हो, मेरा निवेदन रहेगा कि जो आपने इसको डिनोटिफाई करवाया है इसको पुनः आप नोटिफाई करने की कृपा करें, यह भी मेरा आपसे निवेदन रहेगा। और इसके साथ साथ माननीय सभापति महोदय, हमारा जो सिविल हॉस्पिटल गोहर है उसको भी हमारी सरकार के समय 100 बेडेड हॉस्पिटल कर दिया गया था और आपने पीछे कहा था कि इसके ऊपर कुछ विचार करेंगे, कुछ सोचेंगे, लेकिन अब सरकार निकलने वाली है, जाने वाली है, तो मेरा निवेदन रहेगा कि जाते जाते आप निश्चित तौर पर सोच लें, क्योंकि आने वाले समय में आपको सोचने का वक्त नहीं मिलेगा, मुझे इस तरह से लगता है। और अंत में माननीय सभापति महोदय, यहां पर हमारे साथी कह रहे थे कि कोरोना को लेकर के यहां पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निश्चित तौर पर इस बात को कहना चाहता हूं कि कोरोना का वो भयंकर काल खंड हम सब ने देखा है और स्वाभाविक है, उस कोरोना के उस बहुत बुरे वक्त में हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने अपनी ओर से बहुत बेहतर काम करने की कोशिश की है। और आपको ध्यान में होगा, केंद्र सरकार की ओर से सबसे बेहतरीन वैक्सीनेशन के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार को, आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार को सम्मानित किया गया था। और मैं समझता हूं कि जितने भी उस वक्त कोरोना के पेशेंट पाए गए थे, कोरोना पॉजिटिव जो आए थे, उनको सरकार की ओर से उनकी ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री करवाई गई थी। और यहां पर बात आई कि उस कोरोना के दौर में किसी के गहने चोरी हो गए, यहां पर बात की गई। लेकिन मैं सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, यहां पर गहने चोरी होने की बात की जा रही है, लेकिन मैं इस हाउस को बताना चाहता हूं कि आज इस प्रदेश में जो स्थिति है, वो स्थिति यह है कि इलाज करवाने के लिए हमारी बहनों को अपना मंगलसूत्र तक भी बेचना पड़ रहा है। इस तरह की स्थिति प्रदेश में है। तो मैं ज्यादा लंबी बातचीत न करता हुआ एक बार पुनः मैं माननीय सभापति महोदय आपका धन्यवाद करता हूं, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय नर्मदा। बिजली का बिल हर महीने बढ़ रहा है, तो अब सूरज की रोशनी को अपनी बिजली का जरिया बनाइए। हिमटेक्स सोलर के साथ लगवाइए अपने घर, दुकान या व्यवसाय के लिए स्मार्ट सोलर सॉल्यूशन। कम बिजली बिल, साफ ऊर्जा और लंबे समय की बचत। सोलर लगाने से लेकर सही सिस्टम चुनने और सब्सिडी पाने तक हिमटेक्स सोलर आपके साथ हर कदम पर। तो इंतजार किस बात का? आज सूरज की ताकत अपनाइए और अपनी बिजली के खर्च को कम कीजिए। तो देर किस बात की? हरी अप फॉर सब्सिडी बेनिफिट्स एंड ऑन 31 March 2027।